हेलो एवरीवन। मैच डे 1 खत्म हो चुका है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। सारी 48 टीम्स अपना पहला मैच खेल चुकी हैं। और अब सवाल ये है, आफ्टर एवरी टीम हैज प्लेड वंस, व्हाट डू वी एक्चुअली नो अबाउट दिस वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप का पहला राउंड हमेशा स्पेशल होता है। कुछ टीम एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती हैं, कुछ डिसअपॉइंट करती हैं। कुछ नए हीरोज पैदा होते हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो स्कोर लाइन से भी बड़ी होती हैं। आज हम बात करते हैं मैच डे 1 के सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स की। नोटेबल रिटर्न्स एंड डेब्यूज, ये हमारा पहला पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं उन नेशंस की जो हिस्ट्री लिख रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में 4 नेशंस ने अपना डेब्यू किया है। केप वर्ड, कुराकाओ, जॉर्डन, उज्बेकिस्तान। और अब सिर्फ डेब्यूटांट्स की नहीं, कुछ टीम सालों के इंतजार के बाद वर्ल्ड कप में वापस आई हैं। जैसे कि डीआर कांगो और हाइती ने 52 साल बाद खेला, इराक 40 साल बाद, स्कॉटलैंड, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया 28 साल बाद, टर्की 24 साल बाद। यही वर्ल्ड कप की खूबसूरती है। सेकंड पॉइंट्स, रिकॉर्ड्स ऑलरेडी फॉलिंग। वर्ल्ड कप शुरू होते ही रिकॉर्ड्स टूटने लगे हैं, जैसे कि लायनल मेसी। मेसी अब वर्ल्ड कप हिस्ट्री के ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने हैट्रिक स्कोर की है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मेसी के करियर की वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक है। एक प्लेयर जिसने फुटबॉल में लगभग सब जीत लिया हो, वो 39 की उम्र में नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। प्रेशर खत्म, ट्रॉफी जीत चुके हैं और अब सिर्फ फुटबॉल बचा है। और जब मेसी फुटबॉल एंजॉय करते हैं, तब हम भी एंजॉय करते हैं। केलियन एम्बापे दूसरी तरफ, एम्बापे रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहे हैं। एम्बापे ने पेले को वर्ल्ड कप गोल्स में सरपास कर दिया। अब उनके नाम 14 वर्ल्ड कप गोल्स हैं। वो फ्रांस के हाईएस्ट गोल स्कोरर बन चुके हैं उनकी हिस्ट्री में, और फ्रांस के वर्ल्ड कप हिस्ट्री के हाईएस्ट गोल स्कोरर्स भी हैं। सबसे स्कैरी बात यह है, वो अभी भी अपने प्राइम में है। यह रिकॉर्ड्स शायद अब सिर्फ शुरू हुए हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वर्ल्ड कप बिलोंग्स टू द लेजेंड्स। शायद मैच डे 1 का सबसे इमोशनल थीम ये है कि हम फुटबॉल का एक एरा का आखिरी चैप्टर देख रहे हैं। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, हामिस रोड्रिगस, वैन डायक, हैरी केन, मॉड्रिच, नॉयर, साला, माने, डी ब्रुयने। इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या कुछ खेल सकते हैं। फुटबॉल का अगला एरा आ चुका है, एम्बापे, मुसियाला, यमाल, एंड्रिक, वर्ड्स, ओलिसे। लेकिन यह वर्ल्ड कप अभी भी लेजेंड्स का है, और जब टूर्नामेंट खत्म होगा, हो सकता है हम इनमें से कुछ नामों को आखिरी बार वर्ल्ड कप स्टेज पर देख रहे हो। इसलिए हर मैच थोड़ा और स्पेशल लग रहा है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है, जर्मनी माइट बी द मोस्ट अंडररेटेड कंटेंडर। सब फ्रांस की बात कर रहे हैं, सब अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, सब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, पर जर्मनी की बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। और शायद वही है जर्मनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। उनके पास मेसी नहीं है, उनके पास एम्बापे नहीं है, उनके पास रोनाल्डो नहीं है, लेकिन ये मत समझिए कि उनके पास स्टार्स नहीं है। उनके पास नॉयर है, उनके पास किमिच है, उनके पास रूडिगर है, उनके पास मुसियाला है, उनके पास वर्ड्स है, स्लॉटरबैक, माइचा। ये प्लेयर्स ही बहुत अच्छे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जर्मनी के पास फिर से एक आइडेंटिटी है, यूथ, स्ट्रेंथ, हाई प्रेसिंग फुटबॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टीम जर्मनी टीम जैसी लग रही है जैसे जर्मनी पहले खेलती थी। हिस्टोरिकली जब जर्मनी हेडलाइंस में नहीं होती, तब वो सबसे डेंजरस होती है। और मैच डे 1 के बाद मुझे लगता है कि जर्मनी को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि फ्रांस आर टेरिफाइंग, बट एवरीवन नोज अबाउट इट, राइट। फ्रांस एक्सीलेंट है, और सच कहूं तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। हम जानते हैं कि फ्रांस कितनी स्ट्रांग है, लेकिन मैच डे 1 ने हमें याद दिला दिया कि फ्रांस कितनी डेंजरस भी है। उनका स्क्वाड स्ट्रांग है, मतलब स्टार्टिंग 11 बहुत स्ट्रांग है। बेंच उनकी भी बहुत स्ट्रांग है, शायद टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रांगेस्ट बेंच है। एम्बापे टूर्नामेंट का फेस है, रिकॉर्ड्स भी बना रहे हैं वो लोग, गोल्स भी आ रहे हैं। लेकिन फ्रांस सिर्फ एम्बापे नहीं है, यहाँ पे ओलिसे है, डुए है, डेम्बेले है, थुरम है, चरकी है, बारकोला है। और ये तो सिर्फ अटैकिंग ऑप्शंस हैं, उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, उनका मिडफील्ड ओके मिडफील्ड है, चुआमेनी है और राबियोत है, अच्छा मिडफील्ड है। इतनी अटैकिंग डेप्थ शायद किसी और टीम के पास नहीं है। लेकिन फ्रांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सवाल जो है वो प्रेशर का है। क्या फेवरेट्स होने के बाद वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया उनको बीट करना चाहती है। और जब फेवरेट्स होते हैं तो हर टीम अपना बेस्ट भी देती है, क्योंकि उसको बीट करना है आपको। जो अगला पॉइंट है वो इंग्लैंड से रिलेटेड है। इंग्लैंड इस बार जेन्युइन कंटेंडर्स लग रहे हैं। पहले वो पहुंचे हैं आगे, पर जेन्युइन कंटेंडर्स इस बार लग रहे हैं। नो मोर बोरिंग फुटबॉल, ये शायद इंग्लैंड के फैंस के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। पहली बार लग रहा है इंग्लैंड सिर्फ हाइप नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा कोच है, बहुत क्लियर आइडेंटिटी है। जो मुझे एक वीकनेस लग रही है वो ये है कि वो डिफेंस में वल्नरेबल हो सकते हैं, लेकिन मिडफील्ड में उनके पास डेक्लन राइस है। और राइस के आसपास का स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि इंग्लैंड को स्टेबिलिटी दे रहा है। राइस, एंडरसन, जॉन स्टोन्स, कोंसा,
इनका जो डायमंड डिफेंसिव डायमंड क्रिएट होता है उससे कि विंग बैक्स को फॉरवर्ड में जाके अटैक करने की वो मिलती है, क्या कहते हैं, फ्रीडम मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनेजर ने रेपुटेशन के बेसिस पर ये सिलेक्ट नहीं किए हैं प्लेयर्स, ये लीग्स में अच्छा खेल रहे हैं, ये उसके सिस्टम में फिट होते हैं। इस वजह से इंग्लैंड बैलेंस्ड लग रही है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, और अटैकिंग फुटबॉल भी खेल रही है। राशफोर्ड को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। इंग्लैंड फैंस के लिए शायद सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ये टीम देखने में मजा आ रहा है। हैरी केन को इस वर्ल्ड कप में आप इग्नोर नहीं कर सकते। हैरी केन इज प्लेइंग फॉर लेगेसी, और इंग्लैंड की बात हो रही है तो हैरी केन को इग्नोर करना इज इम्पॉसिबल। गोल मैटर करते हैं, लेकिन बिगेस्ट स्टोरी लेगेसी की है। हैरी केन अब गैरी लिनेकर के बराबर आ चुके हैं इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट गोल स्कोरर के, और अगर हम ऑनेस्ट रहे हैं तो यह उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। हैरी केन्स को गोल्स की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड्स वो बहुत बना चुके हैं, और प्रीमियर लीग्स में भी उसने अपने को प्रूव कर लिया, जर्मन लीग में भी प्रूव कर लिया, और यूरोप में भी प्रूव करा है। दो ट्रॉफी नहीं है, बट यूरोपियन स्टेज पर उसने अपने को एज अ गोल स्कोरर प्रूव किया है। अब इंग्लैंड को और हैरी केन को ट्रॉफी की जरूरत है। हैरी केन को अपनी लेगेसी कंप्लीट करनी है। अगर इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत जाती है तो हैरी केन की फुटबॉल हिस्ट्री में पोजीशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, और वो ये जानता है। अगला पॉइंट पोर्चुगल से रिलेटेड है। जो पोर्चुगल के फैंस और रोनाल्डो के फैंस है वो बहुत वेट कर रहे थे पोर्चुगल अच्छा खेलने की, बट पोर्चुगल ने ड्रॉ किया। अब मैच बात जो मेरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये है कि पोर्चुगल, मैं सीधा बोलता हूँ, पोर्चुगल मुझे चैंपियंस नहीं लग रही, एटलीस्ट अभी तक नहीं। और प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, उनके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ब्रूनो फर्नांडिस है, बर्नार्डो सिल्वा है, राफाएल लियाओ है, विटीनिया है, जोआओ नेवेस है, नूनो मेंडेस है, कैंसेलो है। ये स्क्वाड जो है ना वो वर्ल्ड कप जीत सकता है। कोई अच्छा मैनेजर, अच्छा कोच होगा तो वो उसको वर्ल्ड कप जिता सकता है। लेकिन ये टीम वर्ल्ड कप जीतने जैसी नहीं लग रही है। मेरे लिए जवाब है नहीं, कि जीत सकती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। अटैक मतलब मैं मेसी फैन, एंटी रोनाल्डो या मेसी स्ट्रॉन्ग मेसी फैन नहीं हूँ। मैं रोनाल्डो का भी उतना ही फैन हूँ जितना मेसी का हूँ। टीम पोजीशन नहीं रखती है, टीम पोजीशन रखती है पर डोमिनेट नहीं करती है। फुटबॉल का शायद बेस्ट फिट मिडफील्ड होने के बाद ये प्लेयर्स खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। पोर्चुगल का स्क्वाड प्रॉब्लम नहीं है, मुझे को लगता है क्वेश्चन ये है कि क्या उनका कोचिंग स्टाफ इनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर पा रहा है। पर्सनली मार्टिनेज को देख के मुझे लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे लगता है कि पोर्चुगल का बिगेस्ट वीकनेस उनका जो है वो कोच है। और शायद पेनफुल बात यह है कि रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। पोर्चुगल के पास टैलेंट है, पोर्चुगल के पास एक्सपीरियंस है, पोर्चुगल के पास स्टार्स हैं, लेकिन क्या ये पोर्चुगल के पास डायरेक्शन है? अभी तक मुझे जवाब इसमें कुछ दिखा नहीं है। अगली बात, अगर हम बात करें पोर्चुगल की बात करिए तो हम अर्जेंटीना पे आते हैं। अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेल रही है, दे प्लेइंग लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस। और यही जगह है अर्जेंटीना और पोर्चुगल का कंपैरिजन को इंटरेस्टिंग बनाता है। दोनों टीम्स के पास सुपरस्टार्स हैं, दोनों टीम के पास क्वालिटी है, लेकिन उनके पास एक डिफरेंस है। अर्जेंटीना को पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। हिस्टोरिकली अर्जेंटीना ने जब भी वर्ल्ड कप जीता है उसका अगले बार ग्रुप स्टेजेस में वो पहला मैच हारे हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। अर्जेंटीना ने स्टेटमेंट दिया है, इस टीम में केमिस्ट्री है, इस टीम में क्रिएटिविटी है, इस टीम में बैलेंस है, कैरेक्टर है, लीडरशिप है। ये टीम में कोऑर्डिनेशन, रेस्पेक्ट, दोस्ती ये दिखती है ऑन एंड ऑफ द पिच। ये टीम मेसी के टैलेंट को मैक्सिमाइज करती है। मेसी इस टीम का अलग नहीं लगता, जैसे रोनाल्डो अपनी पोर्चुगल टीम में ही अलग प्लेयर लगता है, मेसी नहीं लगता। और यही एक डिफरेंस है। और ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, तो ही इज डांसिंग ऑन एंड ऑफ द पिच। अर्जेंटीना एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है जैसे डिफेंडिंग चैंपियंस को लगना चाहिए, कॉन्फिडेंट, काम एंड डेंजरस। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा ब्राजील को लेके। ब्राजील का पहला मैच मोरक्को के अगेंस्ट था जो कि टफ था, और शायद इसी वजह से ब्राजील को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सब लोग कि ब्राजील शायद ना जीते। पर मैं ये गलती नहीं करूंगा, ब्राजील अभी भी ब्राजील है। टैलेंट की उसके पास कमी नहीं है, क्वालिटी की उसके पास कमी नहीं है, मोमेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है। कभी कभी ये टीम ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलती है, और जब रिदम में आ जाती है तो कुछ ही मिनट्स में अपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का ब्रेकआउट स्टार एंड्रिक हो सकता है। इसके पास कॉन्फिडेंस है, इसके पास टैलेंट है, इसके पास फियरलेसनेस है, और रोनाल्डो दी फिनोमिनन वाली जो झलक है वो उसमें दिखती है। और कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको प्रेशर से डरने वाली मेंटालिटी नहीं है। लेकिन ब्राजील की कहानी सिर्फ एंड्रिक की नहीं है, उनके स्क्वाड में नेमार भी है। पर्सनली मुझे लगता है नेमार टूर्नामेंट का सेंट्रल फिगर नहीं होगा, ना ही मुझे लगता है ब्राजील उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। लेकिन नेमार का इम्पैक्ट फुटबॉल तक लिमिटेड नहीं है। ब्राजील के पास जो उनके प्लेयर्स हैं वो उसको आइडलाइज करते हैं। उसकी ड्रेसिंग रूम में बिलीफ वो ड्रेसिंग रूम में एक बिलीफ क्रिएट करता है। और अगर नेमार का लास्ट वर्ल्ड कप है तो हम उसको एक बार फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते देखना चाहेंगे।
अगला पॉइंट स्पेन से रिलेटेड है। स्पेन से क्वेश्चंस टू आंसर। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले स्पेन को कंटेंडर्स में माना जा रहा था, और ऑनेस्टली उनके रीजंस भी थे। लमीन यमाल है उनके पास पेड्री है, उनके पास गावी है, उनके पास रॉड्री है, उनके पास फाबियान रूइस है, उनके पास कुकुरेया है। टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन केप वर्ड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस ने कुछ डाउट्स क्रिएट किए हैं। पहला मैच है, पहला मैच सबके ऊपर नीचे हो सकते हैं, हर बार वर्ल्ड कप में होता है। स्पेन ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेन एक्सपेक्टेड लेवल तक डोमिनेट नहीं कर पाई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेन कंटेंडर्स नहीं है, बिल्कुल है। स्पेन को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि स्पेन टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है। मेरे हिसाब से इस वक्त फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, जर्मनी, आप इनको डिस्काउंट नहीं कर सकते हो, सॉरी। ये टीम ज्यादा कम्पिटिटिव लग रही है। स्पेन के पास टैलेंट है, इसके स्पेन के पास डेप्थ है, लेकिन वर्ल्ड कप और यूरोज अलग टूर्नामेंट होते हैं। वर्ल्ड कप में मोमेंट्स मैटर करते हैं, कैरेक्टर्स मैटर करते हैं, और स्पेन को अभी प्रूव करना बाकी है। लमीन यमाल का ये पहला वर्ल्ड कप है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि लमीन यमाल वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है। ओलिसे भी है। दी होस्ट्स हैव अराइव्ड। इस वर्ल्ड कप का एक यूनिक एस्पेक्ट है। 3 होस्ट नेशंस हैं, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, और मैच डे 1 के बाद तीनों ने पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ा है। मेक्सिको ने एक्सपीरियंस दिखाया, कनाडा ने अटैकिंग फुटबॉल दिखाया, और यूएसए ने रिमाइंडर रिमाइंडर दिया कि वो सिर्फ होस्ट नेशन नहीं है। यूएसए की अब तक की यूएसए की हिस्ट्री में बेस्ट टीम लग रही है। वो compete करने आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब होस्ट नेशंस टूर्नामेंट में रिलेवेंट रहती है, तब एटमॉस्फेयर और भी स्पेशल हो जाता है। स्टेडियम्स भरते हैं, क्राउड्स लाउडर हो जाते हैं, टूर्नामेंट और बड़ा फील होता है। और अगर होम सपोर्ट का मोमेंटम बना रहा, तो ये टीम्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा दूर जा सकती हैं, और शायद यही 2000 वर्ल्ड कप की लेगेसी भी हो सकती है। फुटबॉल नॉर्थ अमेरिका में पहले से बड़ा था ये। अब शायद परमानेंट मेन स्ट्रीम बनने वाला है। अगला पॉइंट जो है, जो रियल विनर्स है मैच डे 1 के, जो हमें लगता है पैरेलल में। अब आते हैं फेवरेट टॉकिंग पॉइंट्स पर, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ फेवरेट्स के बारे में नहीं होता। वर्ल्ड कप सिर्फ ट्रॉफीज के बारे में नहीं है, वर्ल्ड कप कहानियों के बारे में भी होता है। और मैच डे 1 के विनर्स मेरे लिए टीम्स हैं केप वर्ड, डीआर कॉन्गो, इराक, जॉर्डन, कुराकाओ। शायद इनमें से कोई वर्ल्ड कप ना जीते। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खेली, ऑस्ट्रिया भी अच्छा खेली, शायद क्वार्टर फाइनल्स भी ना मतलब पहुंच पाए, लेकिन दुनिया इनके बारे में बात कर रही है। केप वर्ल्ड ने स्पेन को रोक दिया, डीआर कॉन्गो ने पोर्चुगल को फ्रस्ट्रेट कर दिया, इराक 40 साल बाद वापस आया है, जॉर्डन ने दिखाया कि वो इस स्टेज पर बिलोंग करता है। और शायद यही वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खूबसूरती है। फुटबॉल सिर्फ जाइंट्स के बारे में नहीं होता, फुटबॉल सिर्फ मेसी, एम्बापे, रोनाल्डो के बारे में नहीं होता। कभी कभी फुटबॉल उन लोगों के बारे में भी होता है जो सालों तक इंतजार करते हैं कि हमें सिर्फ एक मौका मिल जाए इतने ग्रैंड स्टेज पर परफॉर्म करने का, अपने देश के लिए खेलने का। कभी कभी फुटबॉल उन नेशंस के बारे में होता है जो पूरी दुनिया को सरप्राइज कर देते हैं, और कभी कभी फुटबॉल हमें याद दिलाता है कि फुटबॉल ड्रीम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जो जो इस वीडियो को खत्म, मेरे फाइनल थॉट्स ये हैं कि फुट मैच डे 1 ने हमें बहुत सारे आंसर्स दिए, लेकिन उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। क्या फ्रांस प्रेशर हैंडल कर पाएगा? क्या जर्मनी को इग्नोर करना गलती होगा? क्या इंग्लैंड फाइनली ये ट्रॉफी जीत सकता है 66 के बाद? क्या पोर्चुगल अपनी डायरेक्शन ढूंढ पाएगी? क्या मेसी और रोनाल्डो अपने फाइनल वर्ल्ड कप को फेरी टेल एंडिंग दे सकते हैं? और कोई अंडरडॉग इस टूर्नामेंट की कहानी बदल सकता है क्या? एक बात तो पक्की है, ये वर्ल्ड कप बोरिंग होने वाला नहीं है। और आपके हिसाब से मैच डे 1 के सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स क्या थे, कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मैं सारे मैचेस कवर करने वाला हूं, और पूरा वर्ल्ड कप आपके साथ फॉलो करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे मैच डे 2 रिव्यू के बारे में। अल्टिल देन, एंजॉय द फुटबॉल, फुटबॉल अनफिल्टर्ड।